गुड इवनिंग दोस्तों, एग्जाम गाइड एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में। साथ ही जो अपने संविधान की 6ठी अनुसूची है उसके बारे में अपन इस लेक्चर में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने एग्जाम गाइड एनालिसिस के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला प्रश्न है, किस प्रदेश ने सामूहिक सूर्य नमस्कार में गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों बताइए, पंजाब, केरल, गुजरात, हरियाणा में से कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में जो सूर्य नमस्कार होता है जो अपन सुबह के टाइम पे करते हैं उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों हाल ही में जो गुजरात राज्य है उसने यह रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मानव मस्तिष्क की तरह एआई जेमिनी पेश किया है? तो दोस्तों एक टूल है जो कि मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसका नाम है जेमिनी। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों यह शुरू किया है गूगल ने। गूगल के द्वारा यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल है जेमिनी जो कि लॉन्च किया गया है। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में अपना दबदबा बना रही है। तो उसने मानव मस्तिष्क की तरह काम करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई जन्म उत्सव पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? दोस्तों मीराबाई थी वो राजस्थान की एक महत्वपूर्ण कवयित्री थी। वैष्णव भक्ति में ये विश्वास करती थी, वैष्णव भक्ति को मानने वाली, ठीक है। और ये है जो अपने भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई थी। इन्होंने बहुत सारे राजस्थानी भाषाओं में कुछ कविताएं लिखी थी जो कि अपन वर्तमान क्षेत्र में जो भक्ति क्षेत्र में महिलाएं कवयित्री थी जो महत्वपूर्ण योगदान रखती थी, उनमें ये एक महत्वपूर्ण महिला कवयित्री हैं। तो इनके नाम पर सरकार ने हाल ही में एक सिक्का जारी किया है। दोस्तों बताइए सिक्का कितने रुपए का है जो हाल ही में गवर्नमेंट ने जारी किया है? यह सिक्का है 525 रुपए का, ठीक है, 525 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक बन गया है? तो दोस्तों अफीम हीरोइन है जो कि समाज में एक बहुत ही घातक महत्वपूर्ण उत्पादक है जो कि समाज को गर्त की ओर ले जाता है। तो इसमें क्या है कि ये जो उत्पादन होता है अपने इधर जो अपने म्यांमार, थाईलैंड, लाओस आदि क्षेत्रों में होता है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन क्षेत्रों में भी इसका अच्छा खासा उत्पादन होता है। तो हाल ही में क्या है कि म्यांमार ने अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर इसमें अपना पहला स्थान प्राप्त कर लिया है, ठीक है। ये किसने बताया है? ये बताया है UNODC ने। दोस्तों UNODC है वो यूनाइटेड नेशन ड्रग्स और जो अपना अपराध है उसके ऊपर एक महत्वपूर्ण संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ की ड्रग्स और अपराध की एक संस्था है। इसके अनुसार यह कहा गया है कि 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक है वो म्यांमार बन गया, जिसने जो अभी तालिबान का कंट्रोल आ गया अफगानिस्तान पर उसको पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों इसका कारण बताया जा रहा है अपने जो म्यांमार है वहाँ पे क्या होता है कि जो वहाँ पे सैन्य तख्ता पलट हो गया है, वहाँ पे सरकार का शासन ना होकर वर्तमान में जो आर्मी है वो अपने कंट्रोल में वहाँ के जो क्षेत्र है उसको कर रखा है। तो इसी को एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है कि वहाँ पर अफीम का उत्पादन है वो बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूठी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान की एक महत्वपूर्ण रानी थी, तो वो कौन सी रानी है जिसे रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों जो अपनी उन्मादे थी, रानी उन्मादे को रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान मध्य प्रदेश के किस शहर में शुरू किया गया? दोस्तों हाल ही में जो अपना एशिया का पहला फर्स्ट लेजर ऊर्जा अनुसंधान है वो शुरू किया गया है अपने इंदौर में। इंदौर अपने मध्य प्रदेश का कैपिटल है, वहां पर इसे शुरू किया गया है। अपना 7वां क्वेश्चन है, एतारेश्वर मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों बताइए एतारेश्वर मंगल मंदिर है वो तेलंगाना, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में से कहाँ लोकेटेड है? दोस्तों ये वर्तमान में अपना जो तमिलनाडु क्षेत्र है वहां पर स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। जो कि ये मंदिर है दोस्तों वो द्राविड़ शैली में बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों बताइए 1961, 1952, 1949, 1975 में से कब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी?
दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो 1961 में शुरू किया गया था। क्या हो रहा था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में दो पावर शक्तियां निकल के आई थी, एक तो यूएसएसआर जो अपना वर्तमान रूस है जो उसका लीडर था, और अपना जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यूएसए। ये दोनों जो वर्ल्ड पावर निकल के आई थी, इनके बीच में जो युद्ध चल रहा था उसको अपन शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध का मतलब ये है कि बिना हथियारों के जो विचारों से और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो बढ़त की जा रही थी उसे शीत युद्ध नाम दिया गया था। तो दो गुट निकल के आए थे, एक तो यूएसएसआर का और एक अपना इसका संयुक्त राज्य अमेरिका जो पूंजीवाद को सपोर्ट करता है। दोस्तों जब विश्व दो भागों में डिवाइड था तो जो भारत जैसे राष्ट्र जो नए जो ब्रिटेन के जो उपनिवेशिक क्षेत्र थे उनसे आजाद हुए थे, तो वो वापस से किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते थे, अपनी आजादी बरकरार रखना चाहते थे। इस कारण उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसका मतलब था किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक है दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति गुलाम अब्दुल नासिर, युगोस्लाविया है उसके राष्ट्रपति टीटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकुर्नो और घाना के थे क्वामे नक्रुमा। इनके द्वारा ये 5 देश है, इन भारत, अपना मिस्र, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना, इन 5 देशों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी कि वो ना तो समाजवादी गुट में शामिल होंगे जिसका नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था, और ना ही वे पूंजीवादी गुट में होंगे जिसका नेतृत्व करता अमेरिका था। इस तरह इन्होंने क्या किया, एक बैठक की और अप्रैल 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नॉन अलायंस मूवमेंट की स्थापना की। दोस्तों 2012 तक इसमें वर्तमान सदस्य हैं वो 120 सदस्य देश हैं। ठीक है, इसके उद्देश्य की बात करें तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय एकता एवं सुरक्षा को उनके साम्राज्यवाद, औपनिवेशिकवाद, जातिवाद, रंगभेद और विदेशी आक्रमण तथा सैन्य अधिकरण, हस्तक्षेप आदि के मामलों के विरुद्ध उनके युद्ध के दौरान सुनिश्चित करना था। दोस्तों इसके साथ ही जो इनका और उद्देश्य था जो किसी भी पक्ष या विरोध में उनका निष्पक्ष रहना था। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग 2/3 है। दोस्तों इन क्षेत्रों में जो विश्व की कुल जनसंख्या है वो लगभग 55% निवास करती है। अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसके जो सदस्य देश है वो लगभग विश्व की 55% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ में जो शामिल सदस्य देश हैं वो थर्ड विश्व के जो विकासशील देश है, डेवलप कंट्रीज हैं, वो मुख्य रूप से इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता? दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा राज्य है? त्रिपुरा, मिजोरम, असम, सिक्किम में से कौन सा है जो 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है? दोस्तों अपना सिक्किम है वो 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। बात करते हैं अपन 6ठी अनुसूची के बारे में। दोस्तों भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र है, अपना जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वहाँ के 4 राज्य मुख्य रूप से इसमें शामिल है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसमें मुख्य रूप से शामिल है। इनमें स्वायत्त जिला परिषदें अर्थात ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना का प्रावधान किया गया है। दोस्तों ये जो स्वायत्त जिला परिषदें हैं वो आदिवासी संस्कृति की रक्षा करती हैं और उनके संरक्षण को देखती हैं। इसकी जो स्थापना की गई थी जो स्वायत्त जिला परिषदों की, उनके पीछे तर्क यह था कि भूमि के साथ आदिवासियों का संबंध है उसे बनाए रखना और उनका जनजाति जो पहचान है उसे बनाए रखना। दोस्तों भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय जनजाति लोगों का नियंत्रण सुनिश्चित कर उनकी सांस्कृतिक तथा पहचान को संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि ये कारक काफी हद तक जनजातीय लोगों की जीवन शैली है तथा उनकी संस्कृति को निर्धारित करते हैं। हालांकि सरकार की यह व्यवस्था है वो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो विभिन्न ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट में हम देख सकते हैं उनके बीच में संघर्ष उत्पन्न हो गया। उदाहरण के लिए आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय है उनके बीच में संघर्ष आप वर्तमान में देख सकते हैं। इसके अलावा यह राज्य और क्षेत्र की सामाजिक सद्भाव, स्थिरता और आर्थिक विकास को भी कमजोर करता है। दोस्तों 6ठी अनुसूची है वो संविधान के आर्टिकल 244 से 275 के बीच में इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए।
छठी अनुसूची को है वह संविधान की एक कमेटी हुई थी, बारदोली कमेटी, ठीक है, बारदोलाई कमेटी थी, उसकी सिफारिशों पर जो छठी अनुसूची है उसको संविधान में इंक्लूड किया गया था। दोस्तों छठी अनुसूची कहाँ कहाँ लागू होती है इसके बारे में बात करें तो ये अपने 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनमें असम के ये दीमा हसाओ क्षेत्र, कार्बी एंग्लोंग, बोडोलैंड जो क्षेत्रीय परिषद है वहां पर लागू होता है। 3 क्षेत्र असम के, दीमा हसाओ, कार्बी एंग्लोंग और बोडोलैंड। वही मेघालय के गारो खासी जयंतिया के क्षेत्र में यह लागू होती है। मिजोरम के भी 3 क्षेत्र हैं, चकमा, लाई और मारा क्षेत्र। वही त्रिपुरा का जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर यह अनुसूची लागू होती है, छठी अनुसूची। दोस्तों छठी अनुसूची में शामिल विशेष प्रावधानों के बारे में बात करें तो छठी अनुसूची है वह मूल रूप से अविभाजित असम के जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहां पर लगभग 90% जनसंख्या आवास करती है पर यह लागू होता है। दोस्तों ऐसे क्षेत्रों को जो भारत सरकार का अधिनियम था 1935 जो कि अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, इसके तहत बहिष्कृत क्षेत्र थे, इन रूपों को इनमें वर्गीकृत किया गया। ये क्षेत्र हैं वो किसके अंडर आते हैं, ध्यान रखना, इनको नियंत्रित करता है अपना गवर्नर होता है, राज्यपाल, वो इसके नियंत्रक होता है। संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए इन जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त स्थानीय प्रशासन का इनको अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 से 275 के बीच में गाय छठी अनुसूची है वो स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से इन क्षेत्रों में जो प्रशासन है उसको स्वायत्तता प्रदान करती है। साथ ही इन परिषदों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने का भी अधिकार प्रदान करती है। ठीक है, तो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो इन क्षेत्रों में कानून भी बना सकती है। ये कानून किन क्षेत्रों पर बना सकती है, या भूमि, जंगल, खेती, इनकी जो विरासत है उन पर, आदिवासियों के स्वदेशी जो इनके रीति रिवाज है, इनकी परंपराएं हैं आदि के संबंध में ये कानून बना सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यह भूमि जो राजस्व होता है यहाँ का और कुछ अन्य कर है वो भी इनके द्वारा इकट्ठा किया जाता है ताकि वो अपना संचालन आराम से कर सके। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि क्या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो छठी अनुसूची में शामिल है क्या वो स्थानीय क्षेत्रों से कर ले सकती है, तो यस वो कर ले सकती हैं। वो राजस्व होता है उस पर कोई अन्य कर है उनके लिए। दोस्तों ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो शासन के 3 शाखाएं, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध में विशिष्ट शक्तियां और जिम्मेदारी रखते हुए एक लघु राज्य की तरह कार्य करती हैं। ठीक है, ये विधानमंडल की तरह कानून बनाती है, कार्यपालिका की तरह उनकी निगरानी करती है और कोर्ट की तरह जो जुडिशरी है उसकी तरह उनको न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये चर्चा की अपने छठी अनुसूची के बारे में। अपना अंतिम क्वेश्चन है, डोलू कुनीता किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। दोस्तों बताइए डोलू कुनीता है वो कहाँ का एक पारंपरिक डांस है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों ये नृत्य है वो कर्नाटक क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये आप यहाँ पर आंसर की देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।